गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण समझा था। आज हम पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, जो तीन जो स्टेप बताए थे उन स्टेप को बारीकी से देखेंगे कि भाई कैसे पत्ती में, कैसे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रिया से खाना या भोजन बनाते हैं। उसके बाद हमें बात करनी है, ये तो हो गई भाई पेड़ पौधों की बात। इसके बाद हम बात करेंगे कि विभिन्न विभिन्न जीवों में भोजन या पोषण कैसे करते हैं। जैसे हम अमीबा का पढ़ेंगे, अमीबा में कैसे पोषण ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम मनुष्य में, जीवों में मनुष्य कैसे अपना पोषण करता है, कैसे पाचन करता है, उसके बाद हम वो पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप ये पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, रंध्र हमने 9th क्लास में पढ़ा था भाई, रंध्र के बारे में, और आपने वहाँ पे यही पढ़ा था, इसका कार्य पढ़ा था कि ये काम क्या करता है। तो हमने वहाँ पर भी इसका काम यही पढ़ा था कि ये गैसों का आदान प्रदान करवाने में मदद करता है। तो जो पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर जो है ना छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन छेदों को के अंदर से ही क्या होता है भाई, जल भी वाष्पित होता है। जो पेड़ के अंदर जो जल है वो वाष्पीकरण से उड़ता है, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो भी उन छेदों से ही क्या होते हैं भाई, उनका भी लेना देना होता है। तो उन छेदों को हम क्या बोलते थे भाई, रंध्र बोलते थे। तो देखो, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधों में क्या होता है भाई, CO2 लेगा, प्रकाश लेगा, और क्लोरोफिल जो मैंने बताया था, उन छिद्र के जो पत्तियों में जो वो छेद हैं जिन्हें हम रंध्र कह रहे हैं, उनसे क्या होता है भाई, CO2 अंदर जाती है पत्तियों के, और प्रकाश जाता है उसके साथ। अच्छा, जो क्लोरोफिल पत्ती में ऑलरेडी मौजूद है वो उसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, और पानी जो है वो पत्तियों में जड़ों से भी आएगा भाई, डिफ्यूज़न मेथड से भी आएगा। तो जब CO2 और पानी जुड़ जाएंगे तब वो क्या बनाते हैं, हमारा पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। अच्छा, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता पेड़ों में, कब नहीं होगा भाई, दिन में तो होगा ना प्रकाश संश्लेषण जब सूरज होगा, लेकिन रात में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पत्तियां क्या करती हैं, इन छिद्रों को, रंध्रों को क्या कर लेती हैं, बंद कर लेती हैं। इसका क्या कारण है, बंद क्यों करती हैं भाई, खुली भी तो रख सकते थे। तो अभी मैंने बताया कि जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो जब रात में हमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करवानी ही नहीं पेड़ पौधों में, तो जो इतनी मेहनत से पेड़ पौधे पानी को लेके आए हैं अपने अंदर, उसको फालतू में ही वाष्पित क्यों होने देंगे। इसलिए जब उन छिद्रों का काम ही नहीं है, जब उसमें CO2 को अंदर ही नहीं लेना, प्रकाश संश्लेषण जो है करना ही नहीं है, तो क्या करेंगे पत्तियाँ, उन छिद्रों को बंद कर लेंगी। तो जब उसकी ज़रूरत होगी सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम पे, तब वो फिर से छिद्र खुल जाएंगे, और रात के समय वो क्या हो जाते हैं, जब आवश्यकता नहीं होती है तब वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, खुला रंध्र और बंद रंध्र। यानी ये जो है इसमें खुला हुआ है, इस टाइम पे CO2 इसके अंदर आ जा सकती है। इसमें ये जो छिद्र हैं भाई, ये जो डॉट 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 लगा रखे हैं, ये है हरित लवक यानी क्लोरोफिल। ठीक है, ये छिद्र, ये रंध्र का छिद्र है, और ये जो दो आपने देख रखे हैं, ये दोनों, इनको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। ये द्वार कोशिकाओं की मदद से ही क्या होता है भाई, रंध्र क्लोज होता है, बंद होता है, और इन्हीं द्वार कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है भाई, ये रंध्र खुलता है। तो देखो, जब कोशिकाओं ने को ये संदेश भेजा गया कि भाई अब रंध्र के छिद्र को बंद कर दो, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो ये है बंद रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये दो आपकी अभिक्रियाएं हैं, एक तो प्रकाशी और एक अप्रकाशी। तो नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाशी मतलब जो प्रकाश के मौजूदगी में अभिक्रिया होती है, यानी जब कार्बनिक पदार्थ या अणु कह सकते हो, उसको बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हो, और वो कार्बनिक पदार्थ भी कौन सा भाई, ATP और NADPH। ये हम आगे पढ़ेंगे भाई, ATP और NADPH क्या होते हैं। होते तो ये ऊर्जा के स्रोत हैं भाई, ATP और NADPH। ठीक है, तो ये ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए जब प्रकाश की आवश्यकता हो तो उसे क्या बोल देंगे, प्रकाशीय अभिक्रिया। और जब वो अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं, ATP और NADPH से ऊर्जा लेके और फिर भोजन बना लेते हैं, यानी कि एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट की प्रेजेंस में
जो होंगी प्रकाश के मौजूदगी में जो होंगी उन्हें बोल देंगे प्रकाशीय अभिक्रिया, और जो डार्क में होंगी, अंधेरे में होंगी, जिसमें एटीपी और एनएडीपी जो ऊपर बना था उसी से ही ऊर्जा लेके उसको क्या कर देंगे, भोजन बना लेंगे, तो उसमें प्रकाश की जरूरत नहीं है, तो उन्हें बोल देंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे आपके नोट इसमें साइंस की एनसीईआरटी की बुक में पत्ती का जो है वो डायग्राम बना के दिखा रखा है और उसमें समझा रखा है कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण कैसे हो रहा है। पत्ती का बिल्कुल एक तोड़ के उसका अंदर का भाग दिखा रखा है, तो मैंने यहाँ पे वही ट्राई किया। देखो क्या है भाई, ये हमने यहाँ पे पत्ती को बीच में से काटा, तो जब बीच में से काटेंगे तो जो ये बीच में से एक लाइन गई हुई है ना भाई, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं मध्य शिरा। और जो ये मैंने ग्रीन कलर से अलग से वो सर्कल कर रखा है वो आगे समझाऊंगी भाई ये क्या होते हैं। तो उससे पहले जहाँ पे हमने ये सरफेस काटा है, तो देखो ये लाइन दिख रही है आपको, बिल्कुल बारीक सी एक लाइन है यहाँ, पतली सी लाइन, तो वो लाइन का ही मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है। इस लाइन के नीचे क्या है, देखो ये जो ऐसे ऐसे बना रखे हैं, और इसके ऊपर एक रेड कलर से मैंने वो कर रखा है। इसको रेड कलर वाली जो ये बहुत पतली सी परत होती है, इसको बोलते हैं मोमी क्यूटिकल। ये मोमी क्यूटिकल का काम क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भागने वाली, यानी जो पानी को अपने पास नहीं आने देती। तो जब वर्षा वगैरह होती है तो जो पत्ती के ऊपर जो पानी गिरा रहता है वो आपने देखा होगा पत्ती के ऊपर वो बूंद बूंद के रूप में पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि मोमी क्यूटिकल जो है उसको अंदर नहीं जाने देती है, वरना तो वो पत्ती के अंदर चली जाती, लेकिन ये जो लेयर है ये उसको पानी को दूर भगा देती है भाई। ठीक है। तो इस जो ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा। और ऐसे ही सेम बिल्कुल नीचे भी बना रखी है भाई मैंने, और ऐसे ही देखो ये रेड कलर से लाइन करवा रखी है, ये भी क्या है, मोमी क्यूटिकल है, लेकिन ये क्या है, निचली बाह्य त्वचा। ये और ये बिल्कुल सेम है, बस ये ऊपर की है लेयर, ये नीचे की त्वचा है। उसके बाद देखो भाई ये जो बीच में ऐसे ऐसे बना रखे हैं हमने, ये क्या है हमारे, इनमें क्या प्रेजेंट है भाई हमारा, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर हैं ये हरित लवक है, यानी क्लोरोफिल है ये। इनके बीच में देखो, बीच में थोड़ा सा गैप भी दे रखा है। ये क्या है, यहाँ से वायु का आदान प्रदान होता है, वायु कोश बोलते हैं, गैप है भाई यहाँ पे। उसके बाद देखो जब मैंने ये लेयर बनाई तो बीच में ये रेड कलर के क्या छोड़ दिए, ये गैप कैसा है, ये रेड कलर के क्या है, ये दो क्या है, द्वार कोशिकाएं, और उन दोनों के बीच में क्या है भाई, छिद्र। वो छिद्र को हम क्या बोलते हैं, रंध्र। सेम ये भी भाई द्वार कोशिका, और इनके बीच में जो है वो क्या है, रंध्र हैं। तो जब CO2 इस पत्ती के पास आएगी तो ये रंध्र क्या हो जाएंगे, छिद्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और जैसे ही छिद्र खुल जाएंगे तो CO2 डिफ्यूज़न के, क्योंकि CO2 अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, तो डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न से क्या होगा भाई, विसरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो विसरण विधि से क्या होगा, ये CO2 अंदर की तरफ जाएगा, और ये अंदर जाते जाते कहाँ, देखो ये हरित लवक के पास, क्लोरोफिल के पास आ गया। अच्छा मैंने यहाँ पे पानी नहीं दिखा रखा भाई, पानी भी यहीं पे ही है, पानी इधर आएगा। पत्तियों के अंदर आपको जड़ों से जो पानी लेके आए हैं पौधे, तो वो पत्तियों में भी मौजूद है वो वाटर, तो वो वाटर CO2 और ये क्लोरोफिल, और सन सूरज की किरणें हैं ही भाई इसके ऊपर। तो इनसे यहाँ पर क्या बनेगा, खाना बनेगा। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकले थे, वो ऑक्सीजन की मात्रा अब यहाँ अंदर ज़्यादा हो गई, बाहर कम है, तो ऑक्सीजन फिर से विसरण प्रोसेस से क्या होगा भाई, बाहर निकल जाएगा इन्हीं रंध्रों के द्वारा, यानी ऑक्सीजन बाहर, CO2 अंदर। रात के समय, या आप कह सकते हो रात के समय जब भोजन नहीं बनाना तो CO2 अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि छिद्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये यहाँ पे देखो, और तो बाकी चीज़ समझा दी, लेकिन जो ये सर्कल था ये अभी भी रह रहा है ना। ये सर्कल में क्या है भाई, ये है फ्लोएम और जाइलम। ये फ्लोएम और जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम जो है वो जो भोजन बना है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को लेके जाएगा और सारे मतलब पौधे के अंदर भेज देगा, जहाँ उसको ऊर्जा की जरूरत है वहाँ संरक्षित कर लेगा उसको। और जाइलम क्या होता है भाई, जाइलम जो है वो पानी, मिनरल्स, खनिज वगैरह जो होते हैं वो पूरे पौधे को प्रदान करते हैं। तो ये दोनों का काम बहुत बार पूछ लिया जाता है, फ्लोएम किस काम आता है, जाइलम किस काम आता है। यानी फ्लोएम तो खाना लेके जाएगा, भोजन लेके जाएगा, और जाइलम पानी और खनिज पदार्थों को लेके जाता है पेड़ पौधों में। तो ये समझ में आ गया भाई आपको कि कैसे प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अमीबा में
मैंने बोला था ना कि अब पेड़ पौधों के बाद अलग अलग जीवों में हमें पोषण पढ़ना है। तो सबसे पहले अमीबा में पोषण पढ़ते हैं। अमीबा का क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले? क्योंकि अमीबा जो है एक सरल जीव है भाई, बहुत सिंपल सा एनिमल प्रोटिस्टा है ये। आपने 5 जगत पढ़े थे, उस 5 जगत में जो सेकंड जगत था हमारा प्रोटिस्टा, उसका पहला मेंबर हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था अमीबा। तो हमें अमीबा में पढ़ना है कि ये कैसे अपना खाना लेते हैं या कैसे अपना पोषण करते हैं। देखो डायग्राम से पहले जल्दी समझ में आएगा, बाद में जो ये लिखा हुआ है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। डायग्राम से समझो, अमीबा के अंदर बीच में है भाई केंद्रक। केंद्रक सभी में ही होता है, न्यूक्लियस। और वैसे इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है, ये अपनी स्ट्रक्चर जो है वो बदलता रहता है। जैसे ही इसके नज़दीक कोई भी खाद्य पदार्थ आया, खाने की कोई चीज़ आई, तो इसने क्या किया भाई, इसने एक उंगली शेप में अपनी स्ट्रक्चर को बदल लिया। ये उंगली शेप क्या है भाई, इसको पादाब या कूटपाद बोलते हैं। कूटपाद मतलब क्या है, नकली के पैर बना लिए। पाद मतलब पैर, कूट मतलब नकली, यानी इसने अपने पैर कैसे बना लिए, नकली। एक्चुअल में इसके पैर नहीं है भाई ये, लेकिन इसने उस जैसी शेप बना ली, इसलिए इसको बोलते हैं कूटपाद। तो जैसे ही इसने अपनी कूटपाद बनाया तो ये जो खाना है भाई ये इसके अंदर चला गया, और जैसे ही ये खाना इसके नज़दीक आएगा ये बाद में अपनी स्ट्रक्चर को फिर से क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, और ये जो खाना है ये अपने अंदर रख लेगा। अंदर लाते ही इसमें क्या हो जाएगी, रक्त खाद्य रिक्तिका बन जाएगी। ये खाद्य रिक्तिका में क्या होगा, इस खाने का पाचन करेगा, पचाएगा, और पचाने के बाद जो फालतू का जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर देगा, अपने शरीर से बाहर निकाल देगा, और जो काम की थी जिससे ऊर्जा मिलनी थी उसको पूरे शरीर में अपने ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेगा। तो यानी कि ये बहुत सिंपल सा है, बस खाने को पादाब के थ्रू वो अंदर लेता है भाई, खाद्य रिक्तिका में वो खाना पचता है और उसके बाद उसको बाहर निकाल देता है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स में मैंने यही समझा रखा है। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। अस्थायी प्रवर्ध का मतलब क्या है, ये फिक्स नहीं है। अभी देखो यहाँ इसने बनाया, उसके बाद फिर हटा भी लिया इसने, यानी ये ऐसा फिक्स नहीं होता। ये अपने स्ट्रक्चर, अगर देखो खाद्य जो हमारा खाद्य पदार्थ है, मान लिया यहाँ आ गया, तो वो यहाँ पे पाद बनाएगा भाई, कूटपाद बनाएगा, ठीक है। कहीं पे भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर के कहीं पे भी ये क्या बना सकता है, कूटपाद बना सकता है, और उसको बाद में एक मतलब वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता कि हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा, नहीं, उसके बाद वो अपनी स्ट्रक्चर फिर से वैसी ही पहले जैसी ही कर लेता है भाई, ठीक है। यह सेकंड देखो, जो ये भोजन आया, इस भोजन के कणों को वो घेर के क्या करेगा, खाद्य रिक्तिका बना लेंगे, और उसमें जटिल पदार्थ को तोड़कर क्या बना देंगे भाई, तोड़ के सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देंगे, और उसे कोशिका द्रव्य में विसरित कर देंगे। विसरित मतलब बांट देंगे, मतलब अपने पूरे शरीर में क्या कर देंगे, बांट देंगे। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ का मतलब समझते हो, जब भी कोई खाद्य पदार्थ होता है तो वो बाहर से जो हमने लिया है वो तो जटिल है, मुश्किल है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, सरल पदार्थ कहलाता है। और जो बचा हुआ अपच पदार्थ है, यानी जो बच गया वेस्ट मटेरियल है, उसको कोशिका किस तरह से क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। तो ये इतना सही है, और अमीबा में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। ये डायग्राम याद रख लोगे तो आपको इसका जो कार्य प्रणाली है वो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे ये कार्य करता है, कैसे ये पोषण करता है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है भाई मनुष्यों में पोषण। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे, कि मनुष्यों में जो पोषण है वो थोड़ा सा जटिल है। वो 5 भागों में बटा हुआ है भाई, 5 स्टेजेस कह सकते हो आप, 5 चरण हैं भाई उसके पोषण होने के। तो सबसे पहले हम पाचन समझने से पहले ये चरण समझते हैं कि 5 चरण कौन कौन से होते हैं।